guys, welcome to my YouTube channel The Golden Law. So in today's video we are going to discuss the concept of confession. जब लास्ट वीडियो हमने करी थी तो उसमें हमने करा था एडमिशन, जिसमें हमने सेक्शन 17 से सेक्शन 20 तक एडमिशन के बारे में देखा था कि एडमिशन क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है एडमिशन के अंदर आती हैं, कौन से पर्सन अगर एडमिट करते हैं तो वो एडमिशन रेलिवेंट मानी जाती है। एंड सेक्शन 21 to 23 जो करी थी उसमें भी हमने एडमिशन का कंसेप्ट किया था। तो आज हम करने जा रहे हैं कन्फेशन। सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कन्फेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जो कन्फेशन वर्ड था वो सबसे पहले यूज किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, अभी कन्फेशन जो है ये कुछ और नहीं होता है। कन्फेशन इज द स्पीसीज ऑफ एडमिशन। एडमिशन के अंदर ही आपको कन्फेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब हमने लास्ट वीडियो करी थी उसमें मैंने आपको सेम चीज़ कही थी कि अगर एडमिशन हमारा ये चीज़ है ना तो जो कन्फेशन है वो ये होगी। ठीक है, एडमिशन हैज़ अ वाइडर स्कोप देन कन्फेशन। कन्फेशन का जो कंसेप्ट होता है, जो स्कोप होता है वो नैरो होता है, एडमिशन जो है वो वाइडर होती है। ठीक है, एक बार अगर फिर से हम रिकॉल करें तो लास्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बोली थी कि एडमिशन जो होती है इट कैन बी एनी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, जो रेलेवेंट फैक्ट से या फिर फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है वो स्टेटमेंट एडमिशन होती है। ठीक है, एनी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो इसके रिगार्डिंग कोई इन्फ्रेंस सजेस्ट करेगी वो हमारी एडमिशन होगी। वेयर एज कन्फेशन जो है वो क्या होता है, कन्फेशन वो चीज होती है जिसमें एक्यूज्ड ने कन्फेस किया है या फिर एडमिट किया है कि जो क्राइम है जिसके लिए उसे एक्यूज किया गया है वो उसी ने किया है, दैट ही हैड डन दैट क्राइम। ठीक है, अभी कन्फेशन के डेफिनेशन की बात करें तो कन्फेशन वर्ड को डायरेक्टली कहीं पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन अगर मिस्टर जस्टिस स्टीफन ने डिफाइन किया था इसे डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में पहली बार। ठीक है ना, तो अगर उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कन्फेशन इज एन एडमिशन, एज अ सेड दैट कन्फेशन इज अ पार्ट ऑफ एडमिशन। तो कन्फेशन क्या होती है, कन्फेशन एडमिशन होती है किसी भी टाइम पे चाहे की जाए बाय अ पर्सन हु इज चार्ज विद द क्राइम। जो ऑफेंडर होता है, जिसे चार्ज किया जाता है, एक्यूज्ड जो होता है, उसके द्वारा जब भी कोई स्टेटमेंट दी जाती है जो कि सजेस्ट करती है इन्फ्रेंस, ठीक है, मतलब कि जिससे ये चीज़, ये अनुमान लगाया जाता है कि ऑफेंडर ने, एक्यूज ने ही वो क्राइम किया है, दैट इज कन्फेशन। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। कन्फेशन क्या होता है, एडमिशन होती है, कोई भी स्टेटमेंट होती है जो एक्यूज देता है जिसमें वो डायरेक्टली ये चीज़ एडमिट करता है दैट ही डिड दैट क्राइम। ठीक है ना, दैट ही कमिटेड दैट क्राइम, वो हमारी कन्फेशन होती है। ठीक है, वेयर एज एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट विच इज रिलेटेड टू द रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। ठीक है, सो दोबारा से अगर हम ब्रेक डाउन करें अपनी इस डेफिनेशन का तो हमें इससे क्या पता चलता है that it is a statement of an accused will amount to confession if it fulfills two conditions। दो conditions जो है वो फुलफिल होनी जरूरी है अगर हमें कन्फेशन को एडमिसिबल मानना है। ठीक है, पहला दैट ही स्टेट्स दैट ही कमिटेड द क्राइम, अगर वो डायरेक्टली ये चीज स्टेट करता है कि जो क्राइम है वो उसने किया है जिसके लिए उसे चार्ज किया गया, मतलब अगर एक्यूज डायरेक्टली ये चीज कहे कि जिस क्राइम के लिए उसे एक्यूज किया गया है वो क्राइम जो है वो उसने किया है, देन दैट इज कन्फेशन। ये एक कंडीशन होगी हमारी। सेकेंड, अगर वो कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है जिसमें वो डायरेक्टली तो नहीं कहता कि हाँ ये जो क्राइम है जिसके लिए मुझे एक्यूज किया गया है वो मैंने किया है, लेकिन फिर भी उसकी स्टेटमेंट से कोई ऐसा इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा सकता है। इन्फ्रेंस मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि ये क्राइम उसी पर्सन ने किया होगा, इवन देन भी हम उसे कन्फेशन मानते हैं। तो दो चीजें हैं, इधर तो वो डायरेक्टली ये चीज कहे कि हाँ ये क्राइम मैंने किया है, सेकेंडली वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे जिसमें डायरेक्टली तो नहीं लेकिन कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हम ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि क्राइम उसने ही किया होगा, इवन देन दैट इज कन्फेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि कन्फेशन वॉलेंट्री होनी चाहिए। कन्फेशन को एडमिसिबल मानने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जो कन्फेशन है वो वॉलेंट्री होनी चाहिए। अगर वॉलेंट्री नहीं है तो वो कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल नहीं मानी जाएगी। जो पर्सन कन्फेशन दे रहे हैं वो वॉलेंट्री देना मतलब उसे देनी चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर, ओनली देन दैट कैन बी एक्सेप्टेड।
ठीक है। अभी कन्फेशन जो है वो दो तरह की होती है, जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, जुडिशियल कन्फेशन वो होती है जो हम डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को देते हैं, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल होती है जो हम किसी प्राइवेट पर्सन को देते हैं, देन दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल। ठीक है, फर्दर के मैंने ये बताया वो आपको। जुडिशियल कन्फेशन क्या है? विच आर मेड बिफोर मजिस्ट्रेट, एज आई सेड अर्लियर, जो मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है या फिर कोर्ट में की जाती है इन द ड्यू कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। जो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके दौरान अगर हम मजिस्ट्रेट में या फिर कोर्ट, मजिस्ट्रेट के सामने या फिर कोर्ट में कोई कन्फेशन देते हैं, देन दैट इज जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है। सेकेंडली एक्स्ट्रा जुडिशियल, ये एक्यूज करता है बट कोर्ट में नहीं करता है, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं करता है, बल्कि किसी प्राइवेट पर्सन के सामने या बॉडी ऑफ पर्सन के सामने करता है, देन दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट और इन द कोर्ट। और ये जो होती है ये किसी प्राइवेट पर्सन के सामने होती है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू सेक्शन 24। ठीक है, अभी यहाँ तक हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि कन्फेशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज कन्फेशन, उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें कन्फेशन में आती हैं। ठीक है, एंड कन्फेशन वॉलेंट्री अगर हो तभी वो रेलिवेंट मानी जाती है। सेक्शन 24 का सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ब्रीफ में ले लेते हैं, उसके बाद हम इसे ब्रेक डाउन करके अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 24 क्या कहती है कि सेक्शन 24 हमें नेगेटिव में बताती है कि कन्फेशन कब कब इरेलीवेंट मानी जाती है। अभी सेक्शन 24 हमें ये नहीं बता रही कि कन्फेशन रेलिवेंट कब मानी जाएगी, ये हमें बता रही है कि कन्फेशन इरेलीवेंट कब मानी जाती है, कब हम कन्फेशन को एडमिट नहीं करते, एडमिसिबल नहीं होते। ठीक है, तो अगर कोई भी एक्यूज्ड कन्फेशन करता है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नॉट इन सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर कोई भी कन्फेशन एक्यूज्ड करता है, ठीक है, तो वो इररिलेवेंट मानी जाती है। किन केसेस में? अगर कोर्ट को ये चीज लगे कि जो एक्यूज्ड है, जो कन्फेशन कर रहा है, वो किसी इंड्यूसमेंट की वजह से, किसी थ्रेट की वजह से, या कोई ऐसा प्रॉमिस किया गया है उसे फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, उस वजह से वो कोई कन्फेशन दे रहा है, मतलब कि उसकी जो कन्फेशन है इट इज नॉट वॉलेंट्री, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम एनी फोर्स और इंड्यूसमेंट, अगर कोर्ट को ये चीज लगे तो उस केस में वो कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट नहीं मानी जाती। फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, अगर कोर्ट को ये चीज लगे कि एक्यूज्ड पर्सन के पास कोई ऐसे ग्राउंड है, ठीक है, जिसकी वजह से कि अगर वो कन्फेशन कर देता है कोर्ट में तो उससे उसे कोई फायदा होगा, कोई एडवांटेज मिलेगी, या कोई ऐसी इविल नेचर की कोई भी प्रॉब्लम है जो उससे वो बच सकता है, तो उस केस में भी अगर वो ऐसे कन्फेशन दे रही है, देन दैट इज नॉट अ रेलिवेंट कन्फेशन, क्योंकि वो वॉलंटरी और फ्री फ्रॉम एनी फोर्स और फ्रॉड कन्फेशन नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से वो कन्फेशन भी रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी। तो दो केसेस है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस किया गया है कोई एक्यूज्ड को, ठीक है, उस वजह से कन्फेशन दे रहा है, या फिर कोई ऐसा एडवांटेज जो मिल रहा है, या कोई ऐसी डिसएडवांटेज जो उसे मिलनी थी और कन्फेशन देने की वजह से नहीं मिल रही है, उस केस में अगर कन्फेशन करता है क्यों, तो वो कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट कन्फेशन जो है नहीं मानी जाती है, वो इररिलेवेंट कन्फेशन मानी जाती है। ठीक है, ये मैंने एक ब्रीफ में बता दिया। अगर हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो कन्फेशन इररिलेवेंट तब मानी जाती है अगर वो विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ सेक्शन 24 आए, तो उस केस में कन्फेशन इररिलेवेंट मानी जाती है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इंग्रेडिएंट्स करते हैं तो उससे सेक्शन ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, अभी स्टेटमेंट क्वेश्चन इज कन्फेशन, कन्फेशन अक्यूज ने अगर दी है, ठीक है, किसको दी है? टू पर्सन इन अथॉरिटी, जो पर्सन है अथॉरिटी में उसको कोई कन्फेशन दी है, ठीक है, और वो कन्फेशन उससे ली गई है बाय एनी इंड्यूसमेंट, कोई थ्रेट या प्रॉमिस करके, फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, कोई ऐसा पर्सन जो उस पे अथॉरिटी में है, ठीक है, उससे कन्फेशन ली गई है, ठीक है, बाय थ्रेट, बाय प्रॉमिस और बाय इंड्यूसमेंट। अभी ये जो थ्रेट है, ये प्रॉमिस है, ये इंड्यूसमेंट, ये किसके रिलेटेड होना चाहिए? टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। ठीक है, तो अगर वो थ्रेट और प्रॉमिस मतलब चार्ज के अगेंस्ट है, उस केस में कन्फेशन जो है वो क्या मानी जाती है? वो इररिलेवेंट मानी जाती है। ये फर्स्ट हमारा पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि अगर
एक्यूज पर्सन के पास कोई ऐसे ग्राउंड्स हैं जिससे वो स्टेटमेंट देता है, तो उससे उसे कोई एडवांटेज या गेन मिलता है, या कोई डिसएडवांटेज मिली थी वो नहीं मिल रही है, तो उस केस में भी जो कन्फेशन है वो इरेलेवेंट मानी जाती है। ओके, अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो सेक्शन 24 हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें कहता है, ठीक है, सिर्फ 2 चीज़ें कहता है। फर्स्ट वन कि अगर एक्यूज को कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस दिया गया है, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, कोई ऐसे पर्सन के द्वारा जो अथॉरिटी में है, ठीक है, और वो जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है वो किसके रिगार्डिंग है, टू द चार्ज अगेंस्ट ऑफ एक्यूज्ड, कि मतलब अगर कोई ऐसा देखे कि अगर तुम ये कन्फेस कर देते हो तो इससे तुम्हारी पनिशमेंट कम हो जाएगी, या तुम्हें मैं बचा लूंगा, ऐसा करके मतलब एनीथिंग लाइक दैट दिया गया है, तो उस केस में वो कन्फेशन इरेलेवेंट मानी जाती है, फर्स्ट। एंड सेकेंडली, अगर उसे कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस दिया गया है जिससे कि एक्यूज्ड पर्सन के पास रीजनेबल ग्राउंड है, जिससे उसे ये चीज़ लगती है कि अगर वो ये कन्फेशन करेगा तो उससे कोई एडवांटेज मिलेगा, या फिर कोई ऐसा डिसएडवांटेज जो उसे मिलना है वो नहीं मिलेगा, तो उस केस में भी वो कन्फेशन इररिलेवेंट मानी जाती है। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हमारा सेक्शन 24 में बताता है, दैट्स इट, ठीक है। सो this was our concept of section 24. I hope you like my video. अगर आपको कोई issue है, कोई, and for more such law videos do subscribe my channel and like my video. and admission और admission की जो बाकी की videos थी उसका link मैं आपको description में provide कर दूंगी. You can check it out from there. Thank you guys.